नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले नई कार्यकारिणी की लिस्ट जारी होने के बाद देर रात एक और लिस्ट जारी की गई और ये 158 पदाधिकारियों की लिस्ट थी और इस लिस्ट में सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे, जबकि 84 सेक्रेटरी और 36 संयुक्त सचिव और 25 पीएसी की नियुक्तियां यहां पर की गई थी। इससे पहले आपको बता दें कि लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में बगावती सुर सुनने को मिले थे और इसके बाद डैमेज कंट्रोल किए जाने के लिए एक और लिस्ट जारी की गई। जीतू पटवारी की पहली लिस्ट में 177 पदाधिकारी शामिल थे, दूसरी लिस्ट में 158 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। पटवारी की टीम में कुल 335 पदाधिकारी हो चुके हैं और नियुक्तियों के बाद एक बार फिर नियुक्तियां हुई, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मामला शांत नहीं हुआ है। इस पर भी आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल में क्या कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि पहली जो लिस्ट आई थी वो 177 पदाधिकारियों की आई थी, जिसमें नई कार्यकारिणी की अलग अलग पदों पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे और इसके बाद 158 पदाधिकारियों की एक और नई लिस्ट आई, जिसमें 84 सेक्रेटरी, 36 संयुक्त सचिव और 25 पीएसी की नियुक्तियां की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर बवाल जारी है। भोपाल के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना का इस्तीफा आ चुका है। आपको बता दें सचिव पद से मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी लिस्ट में प्रदेश सचिव बनाए गए थे मोनू सक्सेना और उनका कहना है कि मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। सचिव पद से मोनू सक्सेना ने इस्तीफा दिया है। 158 की नई लिस्ट आने के बाद भी अभी तक पूरी तरह से स्थिरता नहीं आ पाई है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये दिवाली से पहले पार्टी के अंदर ये जो छिटपुट हो रही है, आतिशबाजियां, ये आखिर रोकने के प्रयास तो किए जा रहे हैं। पहले 177 की लिस्ट आई, फिर 158 की लिस्ट आई, उसके बाद भी इस्तीफे नहीं रुक रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लंबे सब इंतजार के बाद, लगभग 10 महीने का इंतजार करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी आती है और उसके बाद अपनों के निशाने पर ही जीतू पटवारी आ जाते हैं। जिस तरीके से पहले लक्ष्मण सिंह ने इस पूरी जो कार्यकारिणी थी उसको लेकर सवाल खड़े किए, फिर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान के सीनियर विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि कई जिम्मेदार लोगों को इसमें नहीं रखा गया है और सीधे तौर पर उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिए बगैर ये साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने प्रदेश को बर्बाद किया, कांग्रेस को बर्बाद किया, उनके इशारे पर यह कार्यकारिणी तैयार हो रही है। और इस पूरे डैमेज कंट्रोल को करने के लिए जिस तरीके से कल देर रात 158 लोगों की एक नई सूची जारी की गई, जिसमें चाहे सचिव हो, सह सचिव हो, इसके अलावा जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई उसमें नकुल नाथ से लेकर तमाम दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया। उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद ये असंतोष जो उभर रहा है इसको पूरी तरीके से रोक लिया जाएगा, लेकिन जैसे ये कार्यकारिणी सामने आई उसके बाद शहर के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जिनको सचिव बनाया गया था प्रदेश सचिव मोनू सक्सेना ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि वो पार्टी का काम करते रहेंगे, लेकिन वो फिलहाल ये पद नहीं लेंगे, किसी और व्यक्ति को ये पद दे दिया जाए। तो भले ही कांग्रेस की तरफ से जो लंबी जंबो सूची है, पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत छोटी कार्यकारिणी होगी, लेकिन 177 लोगों की कार्यकारिणी बनाई गई, बड़ी संख्या में उपाध्यक्ष। मैं लौटूंगा आपके पास। अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। अजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। आपको नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सवाल, जो पॉलिटिकल पार्टीज में फेरबदल के बाद भी मामले शांत नहीं हो रहे, खासकर कांग्रेस की यदि बात करें तो 177 की पहली लिस्ट आई, फिर 158 पदाधिकारी नियुक्त किए गए, उसके बाद भी इस्तीफे नहीं रुक रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए सवाल उठाती है क्योंकि बीजेपी घबरा रही है कि कार्यकारिणी मजबूत हो रही है। देखिए, बेसिक डिफरेंस जो है किसी भी राजनीतिक दल का, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर ले तो भाजपा एक विचार के प्रति समर्पित दल है और कांग्रेस एक परिवार के प्रति समर्पित दल है। आप जैसे ही पहली कार्यकारिणी जो इनकी फर्स्ट फेज आई उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से अनुशासनहीनता हुई है। आप देखेंगे कि अजय सिंह राहुल भैया जो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी जो खुद एक सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो किस प्रकार से कार्यकारिणी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। आपने देखा कि छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को नकार दिया था, तो कांग्रेस ने भी नकुलनाथ को नकार दिया था, लेकिन आनंद फानंद में सभी को
ये जो इंटरनल सैबोटेज हो रहा था, जो पता नहीं किन लोगों ने ही कांग्रेस को डैमेज करने के लिए इस प्रकार की कार्यकारिणी लाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पे, क्योंकि वो कांग्रेस का अंतर्गत विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि आपको यदि राजनीति करनी है और जनसेवा की राजनीति करनी है तो निश्चित रूप से काम करने वाले लोगों को ही अवसर देना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि भाई भतीजावाद, पट्टावाद कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी और दूसरी लिस्ट भी, जो सिर्फ एक दूसरे को समाहित करने के लिए लाई गई है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस आज जो एक भानुमति का कुंभा है, इसको सिर्फ बढ़ाने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। लेकिन ये जन सरोकार की राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पदों की बंदरबाट है। और जो जिस प्रकार से ये चीख कर जीतू पटवारी जी कहते हैं कि बहुत ही संतुलित। नीलाभ जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, उनका रिएक्शन भी इस पर ले लेते हैं। नीलाभ जी, 177 पहले पदाधिकारी नियुक्त की गई कार्यकारिणी में, फिर 158 की एक और सूची आई, उसके बाद भी इस्तीफों का दौर रुक नहीं रहा है और पार्टी में कुछ सीनियर नेताओं की नाराजगी की भी बातें आ रही हैं। बीजेपी जैसी आपकी विरोधी पार्टियों को मौका मिल रहा है बोलने के लिए। देखिए, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और बड़ा कुनबा है। देखिए, उसी पास कांग्रेस पार्टी की बड़ी खूबसूरती है, इसका आंतरिक लोकतंत्र बड़ा खुला हुआ, हर व्यक्ति अपनी बात अपने पार्टी के सामने रखने पर अधिकार रहता है। देखिए, वो संतुलित और मेरे समझ में वरिष्ठों का मार्गदर्शन, युवाओं का जोश और सभी जो काम करने वाले लोग, उनकी टीम बनाई जीतू पटवारी जी ने। क्योंकि जीतू पटवारी स्वयं एक ऊर्जावान नेता है और युवा नेता है, उन्होंने एक टीम जो बनाई, उसमें सभी वरिष्ठों का मार्गदर्शन देखते हुए सभी युवाओं की टीम बनाई है, जो बहुत अच्छा से काम कर रही है। देखिए, इतनी बड़ी पार्टी, बड़ा कुंबा मैं पहले भी कह चुका हूँ, छोटी मोटी राजी नाराजियां चलती रहती है, लेकिन वो हम बैठ के, हमारा पारिवारिक मसला है, हम बैठ के उसको सुलझा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेल में देखिए, जो पहली लिस्ट आई, उसके बाद जो दूसरी लिस्ट आई, कहीं ना भारतीय जनता पार्टी के खेल में इसको लेकर बौखलाहट और घबराहट का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक मजबूत टीम बनी कांग्रेस की, जो इनको बकायदा टक्कर देने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी से बौखलाहट भरे बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इससे कहते हैं नुक्ताचीनी करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलाभ जी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब चूंकि जो स्थिति बन रही है इसमें कार्यकारिणी में पदों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एक नाराज नेताओं की यदि बात करें तो वो सीनियर से लेकर अभी जो फ्रंटलाइन लीडरशिप की बात करें या फिर जो सेकेंड लाइन लीडरशिप है, उनमें से कौन कौन से चेहरे हैं जो ज्यादा मुखर होकर इस बारे में बात रख रहे हैं? हालांकि जैसा कि नीलाभ जी बोल रहे थे कि पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन पार्टी फोरम पर यदि बात उठे तो ठीक है, लेकिन मीडिया के सामने कौन लोग हैं जो आकर बोल रहे हैं इस बारे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो नीलाभ जो बात कर रहे थे कि ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र अगर अंदर ही अंदर रहे और बंद कमरे में ये बातें हों तब तक तो ठीक होता है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब उनके नेता इस तरह की बात करते हैं तो बीजेपी को एक मौका मिल जाता है। और जिस तरीके का, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले जब कार्यकारिणी 177 लोगों की आई, सबसे पहले दिग्विजय सिंह के छोटे भाई, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक जो है लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा और कहा कि 177 लोगों की सूची जारी कर दी। यदि ये इतने दिग्गज है तो अपने अपने विधानसभा चुनाव में अगर जीत कर आते तो ये आज सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती है। अब देखते हैं आगे इनके दम पर क्या हो पाता है। और जिस तरीके से फिर अजय सिंह राहुल भैया जो खुद एक सीनियर विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी वो रह चुके हैं, और वो इस सूची को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं कि ये सूची जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसको लेकर नाराजगी जाहिर की और इसी नाराजगी को दबाने के लिए जो 158 लोगों की सूची है वो जारी की गई थी। देखिए, पहली सूची में जब नकुलनाथ का नाम सामने नहीं आया तो बीजेपी सवाल खड़े कर रही थी कि नकुलनाथ को शामिल नहीं किया गया, और जब अब शामिल कर लिया गया है तो फिर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि जो है परिवारवाद चल रहा है। नकुलनाथ भी उस सूची में रहेंगे, कमलनाथ भी रहेंगे, दिग्विजय सिंह भी रहेंगे, तो उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी रहेंगे। देखिए, कांग्रेस जो है वो अधिकांश समय हमने देखा है कि जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उससे थोड़ा सा बैकफुट पर चली जाती है। वो बोल्ड निर्णय जो लेना चाहिए जिस तरीके से बीजेपी में लिए जाते हैं, जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, बैकफुट पर जाने का काम बीजेपी अक्सर हमने देखा कि वो नहीं करती है। और अनुशासन जो है वो अनुशासन बहुत जरूरी होता है, यहीं पर एक मौका मिलता है फिर कांग्रेस के निर्णयों पर बीजेपी को सवाल उठाने का। बहरहाल अब देखना होगा कि लोगों तक, कार्यकर्ताओं तक क्या ये संदेश ठीक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से जा पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर शैलेंद्र बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आया, वर्ली पुलिस थाने में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है और सुपरस्टार सलमान खान को लेकर लगातार कई तरह की खबरें जो मीडिया में चल रही हैं, उसमें पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से दी गई धमकियों के बाद और फिर बाबा सिद्दीकी की निर्मम तरीके से हत्या और उसके बाद से लगातार थ्रेटन करना, ये सिलसिला लगातार जारी है। और एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई और कई लोग ऐसे में इस पूरे विषय पर न सिर्फ हाईलाइट होने के लिए
बल्कि सलमान खान से किसी तरह से नाम जुड़ जाए इसके लिए भी धमकियां दे रहे हैं, पकड़े जाते हैं। पता चलता है कि सलमान खान को धमकी देने वाला एक 24 साल का लड़का है। कभी पता चलता है कि कोई कबाड़ी का काम करने वाला शख्स है जो सलमान खान को धमकी दे रहा है। तो ये जो माहौल बना हुआ है, इस पूरे माहौल में एक और जानकारी मिली कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक मैसेज आया था और अब अज्ञात लोगों के खिलाफ वर्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि क्या नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता, लेकिन दीपावली पर पटाखे जलाने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये 2 पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और वही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से ही मिलती जुलती बात बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कही। उन्होंने कहा कि दीपावली पर जमकर पटाखे चलाएं, लेकिन विदेशी पटाखों से बचें और जो गंदगी हो उसे तुरंत साफ भी कर दें। प्रदूषण के नाम पर त्योहार मनाने से तो नहीं रोका जा सकता। दिवाली इस बार स्वदेशी मनाएं। खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें, चाइना का कोई माल ना खरीदें, लोकल फॉर वोकल। दिया भी यहाँ के प्रजापति कुमारों द्वारा बनाया गया वो खरीदें, मोमबत्ती यहाँ पर हमारे स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई है वो खरीदें, और जो झालर या फूलों की मालाएं या और जो श्रृंगार के घरों के जो सामान बर्तन हैं ये जो है वो सब स्वदेशी खरीदे, उत्साह से उमंग से मनाएं। और वैसे भी हिंदुओं और हिंदुस्तानी और ये जो दीपावली मनाते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन बाद 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम बैठे हैं। उनके सामने जब दीपमालिका जलेगी तो ऐसा लगेगा कि त्रेता का राम लंका पर विजय प्राप्त करके फिर अयोध्या में आ गया है। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी है। ऊर्जा विभाग में भर्ती निकाले जाने के लिए विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि 3 महीने में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 4300 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। ऊर्जा विभाग में नोडल कंपनी की नियुक्ति कर दी गई है और नोडल कंपनी के लिए यहां पर नियुक्ति होगी और भर्ती के लिए यह नोडल कंपनी नियुक्त की गई है। और 4300 पदों पर युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। ये रोजगार ऊर्जा विभाग में उन युवाओं को मिलेंगे जो नौकरी की तलाश में हैं और ये योग्यता रखते हैं, जिसके लिए अब 3 महीने का भी समय भी तय कर दिया गया है। और अन्यथा कई बार इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं कि विज्ञापन जारी होता है और जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं, लेकिन आवेदन होने के बाद भी कई महीने, कई बार सालों तक वो भर्तियां लटकी रह जाती हैं। लेकिन यहां पर अब एक क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि 3 महीने के अंदर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए विज्ञापन जारी होने के दिन से। अब ऐसे में देखना ये होगा कि युवाओं को यहाँ जो 4300 पद निकले हैं कितना मौका मिल पाता है और कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे स्टेशन पर मर्डर का एक मामला सामने आया जहां पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें एक युवती और एक युवक पर संदेह है। जीआरपी ने तुरंत उन आरोपियों को, उन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि रायपुर रेलवे स्टेशन पर मर्डर किए जाने की बात सामने आई है और एक शख्स की हत्या कर दी गई। इसके लिए एक युवक और युवती को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है।
कोरबा के एक निजी अस्पताल में हंगामा उस वक्त मच गया जब एक मरीज के परिजनों ने ठीक तरीके से कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बिना बिल दिए अस्पताल से मरीज को ले गए और जमकर उत्पात यहां पर मचता नजर आया। इलाज में लापरवाही का आरोप है और ये तस्वीरें कोरबा से सामने आई जहां पर एक मरीज के इलाज की लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। और खबर रायसेन से जहां धान की कटाई के वक्त एक सांप ने एक मजदूर को डस लिया और सांप के डसने से उसकी मौत हो गई। और बात करें खेत मालिक की, तो खेत मालिक जब मौके पर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने जिला अस्पताल उसे ले जाकर जांच कराई तो अस्पताल से उसे मृत घोषित कर दिया गया और जिला अस्पताल के सामने ही शव रखकर परिजन प्रदर्शन करने लगे। और सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के पहुंचने के बाद किसी तरह से समझा बुझाकर उन्हें वहां से रवाना किया गया। अब 12 बजे ये आदमी खत्म हो गया और धनी यहीं आया वो बोला कि हम पैसे दे रहे हैं वो मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। अरे इनके गाँव के नाम क्या होगा, हो क्या गया, गमेरी में हो क्या गया था, क्या हो गया, वो कीड़ा चाप दिया। जी जी हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हो, क्या हुआ, चक्कर जाम क्यों कर रहे हैं? अरे हमारा वो भाई है, अब उसको लाने को बोले कि 1 घंटे बाद तुमको रिफर कर देंगे घर के लिए। कोई बाहर नहीं आएगा नहीं, अभी सुबह से यहाँ बाहर नहीं आया, बाल बच्चे छोटे छोटे लिए। और कोरबा में आबकारी विभाग और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। आपको बता दें कि चीतापाली में आबकारी विभाग और पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जब्त की है। पुलिस को देखकर आरोपी भाग खड़े हुए और यहां पर कच्ची जो शराब बरामद हुई थी उसे नष्ट किया गया और काफी मात्रा में ये शराब यहां पर बनाकर रखी गई थी और पुलिस को देख मौके से वे भाग खड़े हुए। कार्रवाई को अंजाम दिया गया और वहां पर जो अवैध शराब बनाने का सामान था वो भी जब्त कर लिया गया और जो शराब बनाकर वहां इकट्ठा करके रखी गई थी उसे नष्ट कर दिया गया है। और दतिया से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया जहां पर एक बालिका छत पर रंगोली बना रही थी और इस दौरान न जाने कहां से आकर उसे एक बुलेट यानी गोली लग गई और हर्ष फायरिंग या फिर कट्टे को चेक करने के लिए अवैध हथियारों से चलाई गई ये गोली लग गई हो सकता है, ऐसे आशंका जताई जा रही है। और बच्ची को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया घायल हालत में, जिला अस्पताल में उसका इलाज करवाया गया और वहीं पूरे मामले की फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। बढ़ते आगे, अनूपपुर के राजेंद्र ग्राम में भीषण सड़क हादसा हो गया जहां अनियंत्रित ट्रक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक शख्स इसमें घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इस हादसे में मारे गए दोनों ही शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए। और उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मंगलवार को 4 जंगली हाथियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, वहीं कई अन्य हाथियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह पूरी घटना मंगलवार शाम 4 बजे की बताई जा रही है जब खितौली रेंज के सलखनिया के जंगल में सूचना ये मिली कि करीब 10 से 12 हाथियों का जो झुंड है वो उनमें से करीब 10 हाथी मूर्छित हो गए हैं, बेहोशी की हालत में हैं और कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। जानकारी मिलने के बाद टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची और आशंका यह है कि हाथियों ने या तो खुद कोई जहरीला पदार्थ खा लिया या फिर उन्हें किसी ने ये खिला दिया है। सुबह में जैसे ही हमारे रूटीन गश्ती दल को गश्ती में आए और जब देखा कि हाथी कुछ पड़े हुए हैं तो उनको दूर से देखा, कुछ हलचल नहीं दिखी तो उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। फिर रेंज अफसर और सब व्हीकल से, जो कि व्हीकल नहीं था उस समय उनके पास में, पैदल गश्ती दल था,
व्हीकल से आगे जब देखा तो पूरा सर्च करने पर 4 हाथी मृत पाए गए हैं और 5 जो है वो हैं अस्वस्थ है, जिनका कि इलाज डॉक्टर साहब लोगों ने शुरू। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। एमपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, ऊर्जा विभाग में 4300